आज का मौजू क्वांटम कंप्यूटर्स है। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये क्या कर सकते हैं और ये हैं क्या। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कंप्यूटर्स की तारीख क्या है। तो आज से कोई 60-70 साल पहले जो कंप्यूटर होते थे वो सारे मैकेनिकल थे। वो आप हैंडल से घुमाते थे, उससे नंबर्स आप ऐड कर सकते थे, जमा तफरीक ये सब हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 1940s में जब ये लोगों को ख्याल आया कि अब हमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है, उस वक्त ज़रूरत थी बॉम्ब की, न्यूक्लियर बॉम्ब की। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईजाद हुआ और ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वैल्व से चलते थे। जो एक बहुत बड़ा और कामयाब कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। वो शिकागो में है और इतना बड़ा है कि वो इस हॉल से आप समझ लीजिए कि कोई 2 गुना बड़ा है। और वो इतनी बिजली खाता था कि जब उसे ऑन करते थे तो शिकागो शहर की बत्तियां धीमी हो जाती थी। मगर उसकी जो मेमोरी थी वो टोटल 4000 बाइट्स थी, यानी कि या 8000 थी, हाँ, यानी कि 8 किलोबाइट्स। जबकि आजकल हम किलोबाइट्स नहीं, मेगाबाइट्स भी पुराना हो गया, अब तो हम गीगाबाइट्स में मेजर करते हैं। ये फ़र्क इसलिए आ सका कि वैक्यूम ट्यूब से हट के ट्रांजिस्टर का ज़माना आया। तो ट्रांजिस्टर में ये कि एक कार्ड के ऊपर आप गेट्स बना सकते थे। वो गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, उसके एक गेट के लिए कोई 2 या 3 ट्रांजिस्टर चाहिए थे। तो एक सर्किट बोर्ड के ऊपर 20, 30, 40 ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते थे और ये बहुत बड़ी चीज़ समझी गई। यानी कि जहाँ एक वाल्व था उधर आप 40 ट्रांजिस्टर लगा सकते। फिर चिप्स का ज़माना आया। अब चिप से शुरू में हज़ारों ट्रांजिस्टर्स एक चिप पे लगाए जा सकते थे, फिर 1000 से 10,000, फिर लाख, और हर साल जो कंप्यूटिंग पावर है वो डबल होती चली गई। इसको मूर्स लॉ कहते हैं। एक साल के अंदर आप मेमोरी और मेमोरी से जो दूसरे फंक्शंस हैं, कंप्यूटिंग पावर है, उसको आप डबल कर सकते थे। अच्छा, मसला ये है कि इसकी एक हद होती है। हद 2 वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि जब आप कंप्यूटर्स, जब आप चिप्स डालते हैं, जब आप ट्रांजिस्टर बनाते हैं एक चिप के ऊपर, तो एक ट्रांजिस्टर इधर है, एक ट्रांजिस्टर इधर है, तो जो चैनल्स हैं उनके नज़दीक, वो नज़दीक आते चले जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसमें लीक होते हैं। तो एक हद आ जाएगी, वो हद उस तक हम अब तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ये इतने नज़दीक होंगे कि फिर क्वांटम टनलिंग से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर सकेगा। इससे फिर उस गेट्स के फंक्शन में खलल आ जाएगा। लिहाजा एक लिमिटेशन ये है, लेकिन दूसरी लिमिटेशन ये, और ये बहुत सीरियस लिमिटेशन है, कि जब भी आप जब भी आप कोई गेट बनाते हैं और वो गेट ट्रांजिस्टर से बनता है, तो उसके ऊपर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जहां एनर्जी जाएगी उधर क्या होगा, गर्मी पैदा होगी, इसीलिए आपका कंप्यूटर गर्म हो जाता। इसको आप कम कर सकते हैं, लेकिन फिर एक हद आ जाएगी, उस हद से आप नीचे जा नहीं सकते, जिसका मतलब ये कि इवेंचुअली योर कंप्यूटर्स विल डाई फ्रॉम हीट। आखिर
आपको बिजली, चलो बिजली क्या, बैटरी से ही बिजली आप लेते हैं ना कंप्यूटर के लिए, तो जो आपके चिप्स हैं वो इतने गर्म हो जाएंगे कि बस उसके बाद फिर आप अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच जाएंगे. कंप्यूटर्स देन विल हैव रीच देयर फाइनल लेवल ऑफ कंप्यूटेशन, ऑफ कंप्यूटिंग पावर. अब पिछले समझ लीजिए तो 1982 में फाइनमन ने इस मसले पे सोचा, और फाइनमन की बात हम पहले कर चुके हैं इधर ब्लैक होल में, जहां मैंने उसकी 3 बड़ी कामयाबियां गिनवाई थीं. कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको याद होगा वो 3 कामयाबियां क्या थीं, लेकिन उन 3 में मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल नहीं किया था. मैंने सोचा कि बाद में फिर किसी वक्त बात करूंगा क्वांटम कंप्यूटर्स पे. तो फाइनमन ने ये पहली दफा तजवीज़ दी, और ये 1982 की बात है, यानी कि अभी की बात है. कितने 18 साल, वो कोई 40 साल पहले की बात है. उसने कहा कि हम एक बिल्कुल नए किस्म का कंप्यूटर बना सकते हैं जिसकी बुनियाद क्वांटम मैकेनिक्स होगी, और ये कंप्यूटर ऐसा होगा कि इसकी ताकत आप समझ लें कि लामहदूद होगी. अब क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर दुनिया जहां में काम हो रहा है, अमेरिका में, चीन में, पूरे यूरोप में, और उम्मीद ये है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो शायद अगले चंद सालों नहीं तो चंद दिहाइयों में जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं उनकी जगह ये ले लेगा. ये मतलब ये कुछ एरियाज में वो बहुत अपना प्रेजेंस दिखाएगा. तो अब मैं आपको क्वांटम कंप्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं. तो मैंने थोड़ी सी तारीख बताई नॉर्मल कंप्यूटर्स की, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स कहलाते हैं. अच्छा, क्लासिकल कंप्यूटर्स किस तरह से काम करते हैं? जब जैसा कि ये कंप्यूटर हमारे सामने है, इसमें स्विचेस, हर ट्रांजिस्टर एक स्विच है. एक वो या ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता. 2 हालतें हैं उसकी. अब जितनी इंफॉर्मेशन है वो बिट्स में स्टोर होती हैं. अ बिट कैन बी 0 और अ बिट कैन बी 1. या स्विच के लिहाज से ऑफ हो सकता है या ऑन हो सकता. अच्छा, अगर आप ये देखें कि चलिए इसको मैं ऑन कहूँगा, इसको ऑफ कहूँगा, तो अगर एक बिट है तो इसकी 2 हालतें हो सकती हैं, या ऊपर हो सकता या नीचे हो सकता. अगर 2 हैं तो चलिए इसकी 2 हालतें हैं, ये या ये. अगर 2 हों, इधर चलिए मैं 1 लिखता हूं. अगर 2 हों तो देखें इसकी क्या हालतें बन सकती हैं. दोनों ऑन हो सकते हैं, या एक ऑन एक ऑफ, डाउन अप एंड डाउन डाउन. तो 2 से 4 बने. अगर 3 हों तो फिर कितने होंगे? 8 होंगे. तो ये तो इसके बाद 1 ऊपर 2 नीचे, फिर सारे जो जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं. और इन जनरल अगर n हो तो 2 to the power n होगा, और n के साथ 2 to the n बहुत तेजी से बढ़ता है. तो देख लीजिए, 2 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 is 2,
हर दफा 2 से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अच्छा, जब आप 2 to the power 100 पे पहुंच जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो बनेगी 10 to the power, it will be it will be greater than 10 to the power 256 huge number। जो प्रोटॉन्स की तादाद है पूरी कायनात में वो 10 to the power 80 है, तो उससे कहीं 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 ज्यादा है। अच्छा, अब देखें किस तेजी से 2 to the power n बढ़ रहा है। हम इस वक्त जो ज्यादा से ज्यादा मेमोरी रख सकते हैं, पहले तो मेगाबाइट्स बहुत बड़ा समझा जाता था, फिर गीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स, फिर एक्साबाइट्स, फिर पेटाबाइट्स, और फिर उससे आगे पता नहीं कोई लफ्ज ही नहीं अब तक इजाद हुआ। मगर आप जो ही n को बढ़ाते चले जाते हैं तो 2 to the power n बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ता। तो एक क्लासिकल कंप्यूटर में अगर आप, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है अब जो सिचुएशन है, इट इज समवेयर इन एक्साबाइट्स। अब हर बाइट को स्टोर करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, और अगर एक स्विच ऑन है तो उसको ऑफ करने के लिए या ऑफ को ऑन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अल्टीमेटली ए लिमिट कि आप कितनी एनर्जी के आप कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब यहां बात आती है क्वांटम कंप्यूटेशन की। तो क्वांटम मैकेनिक्स के मैं कुछ उसूल पहले बयान करना चाहता हूं, या एक जो बुनियादी उसूल है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको एक स्टेट कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर दिस इज अ स्विच दैट इज ऑन, या इलेक्ट्रॉन जिसका स्पिन अप है। अगर स्विच डाउन हो या इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन हो, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दो ही हालतें हो सकती हैं, अप या डाउन। तो फिर उसकी नोटेशन ये बनी। अब हमारे तजर्बे में तो ये होता है कि या तो हम एक स्विच को ऑन पाते हैं या उसको ऑफ पाते हैं, कभी बीच में हमने स्विच को होते हुए देखा नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि इधर जो स्विच है नीचे वो ऑन है, कभी हमने उसको बीच में अटके हुए नहीं देखा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टेट होता है वो असल में इन दोनों का इम्तजाज है, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और ये बस शर्त ये है कि ए और बी इस कंडीशन को पूरा करें। ए और बी कोई नंबर्स हैं, तो अगर बहुत से आपके पास स्विचेस हों और वो इस हालत में हों, तो जब आप स्विच के ऊपर मेजरमेंट करेंगे तो या तो आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा। जो इम्कान है इसके मिलने का, सो ए स्क्वायर्ड के बराबर है या ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड के बराबर है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता। और स्विच नीचे होने का इम्कान बी स्क्वायर्ड होगा।
आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, या तो ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, लिहाजा दोनों की जमा एक है. सो a squared plus b squared is 1. ये हमारे तजर्बे से बिल्कुल हटके है. हम या तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर देखते हैं, स्विच ऑन देखते हैं या ऑफ देखते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो जिस तक हम पहुंचे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मुतालिया करके, उससे हमने ये बात सीखी कि अगर दो मुमकिन हालात हों तो इनकी जमा भी मुमकिन है. और जमा से मतलब ये कि a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस, और फिर आप a और b को इस तरह से प्रोबेबिलिटीज समझकर ये a और b प्रोबेबिलिटीज हैं. तो अब अगर आपके पास कोई ऐसा स्विच हो या इलेक्ट्रॉन हो, बैक वक्त इसमें अप और डाउन है एक ही वक्त पे, लिहाजा अब ये सवाल पैदा होता है कि आप इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं. इसमें इंफॉर्मेशन अप होने की भी है, डाउन होने की भी है. इसमें दो है. अच्छा, अगर दो स्विचेस हों तो फिर कितना होगा? 4 हालतें मुमकिन होंगी. सो n इक्वल टू 2 के लिए 4, n इक्वल्स 3 के लिए 8, 16, 32, 64, 128, 512 और अच्छा देखें 512 फॉर n इक्वल टू 6. अब आप सोचें कि अगर 1000 ऐसे स्विचेस हों और वो एक 1000 ऐसे स्विचेस हों जो बैक वक्त इस और इस हाल में हैं, तो फिर इसके अंदर कितनी मुमकिन इंफॉर्मेशन हो सकती है? वो जो मैंने आपको बताया 10 to the power 256. तो सिर्फ 1000 स्विचेस या 1000 इलेक्ट्रॉन्स में इतनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई हो सकती है कि वो जो बिल्कुल फहम से बाहर है. अच्छा, इसको क्यूबिट का नाम दिया जाता. सो दिस ओवर हियर इज व्हाट यू कॉल a qubit, and this is इसको ये क्यूबिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्वांटम बिट है. ऐसे भी एक और है जो क्यूट्रिट कहा जाता. देयर इज ऑल्सो समथिंग लाइक which is, so this has 2 states. This is also a quantum bit, but has 3 states. Qtrit. तो इसमें अप, साइडवेज, डाउन, आगे भी हो सकता है, लेकिन चलिए हम क्यूबिट्स ही की बात करेंगे. अब इसके अंदर ये तो मैंने एक की बात की ना, अगर दूसरा क्यूबिट हो जो इससे बिल्कुल आज़ाद हो तो फिर हम ठीक है, वो इंफॉर्मेशन तो उसमें है, लेकिन जब तक ये जुड़े हुए ना हो और ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है जो इनको जोड़ता है, उस वक्त तक आप इससे कुछ फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते. अब क्वांटम कंप्यूटेशन में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, असल में 3 चीज़ों की ज़रूरत है.
So quantum computation needs three things. एक तो हमें क्यूबिट्स की जरूरत है, बाद में चलो किसी दिन क्यूट्रिट्स की भी बात होगी, लेकिन फिल वक्त क्यूबिट। तो इसको हम बनाते के किस तरह बना सकते हैं? एक तरीका ये हो सकता है कि कोई, जाहिर है कि हमें छोटी चीज चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है कि कोई एटम है, वो एटम उसकी दो हालतें हैं, या तो वो ग्राउंड स्टेट में है यानी कि सबसे कम एनर्जी स्टेट में है, या उससे ऊपर वाले स्टेट में है। दो ही स्टेट्स अगर हों उसकी तो ये क्यूबिट बन गया। जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, तो ये एटम ग्राउंड स्टेट में हो सकता है या एक्साइटेड में हो सकता है, ये या वो। अच्छा, अगर ये या वो है यानी कि दो हालतें हैं, तो फिर इसका A प्लस B टाइम्स दिस, तो वो आपका क्यूबिट बन गया। आजकल के ज़माने में एटम्स के ऊपर इस लेवल पर बहुत काम हो रहा है। क्यूबिट्स आर बीइंग मेड विथ एक्साइटेड एटॉमिक स्टेट्स, और अलावा इसके लाइट इस्तेमाल होती है। तो ये आपको पता है कि फोटोन रोशनी का जर्रा है जैसा कि जर्रे होते हैं। इसकी भी दो हालतें हैं। ये या तो यूं घूम सकता है, तो देखें ये जो इसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं, वो या तो यूं घूम रहे हैं या उल्टा घूम रहे हैं, और कोई सूरत मुमकिन नहीं। लिहाजा फोटोन को भी आप एक क्यूबिट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो एक हालत ये, दूसरी हालत ये। सो A times spinning one way plus B times spinning the other way. तो ये मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई हैं। या तो आप एटम इस्तेमाल करें या फिर आप फोटोन इस्तेमाल करें। एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो एटॉमिक स्पिन्स से वाबस्ता है। चलिए वो भी हो जाएगा। बहरहाल आपको ये बात तो अब क्लियर हो गई कि हमें क्यूबिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दैट्स बेसिकली बिकॉज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द क्यूबिट्स। और अब दूसरी चीज जिसकी ज़रूरत है वो एंटेंगलमेंट की है, यानी कि ये क्यूबिट और ये क्यूबिट आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जुड़े हुए इस सेंस में कि जिस वक्त आपने ये बनाया उसी वक्त आपने ये भी बनाया, और वो एक ही हालत में है। तो मैं ज़्यादा तफसील में इधर नहीं जा सकता कि एंटेंगलमेंट क्या है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि इसको अगर आप छेड़ेंगे तो इस पे उसका असर पड़ेगा, और जो ही आपने एक मेजरमेंट की तो दूसरे की हालत तय हो जाएगी। इसको एंटेंगलमेंट कहते हैं। इसकी लंबी तारीख है। मुख्तसरन मैं ये बताता हूँ कि 1935 में आइंस्टाइन उस वक्त बहुत परेशान था। उसने कहा कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स आई है ना, ये जो बच्चों ने इजाद की है, बोर ने और हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर, और जिसका बड़ा चर्चा है और जो बहुत मकबूल है और जो सब ताली पीट रहे हैं कि जी इससे हम ये कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा निकल आता है। कहता है उसमें कोई ख़राबी है। और फिर उसने एक उसमें मेख निकाली, एक पख निकाला कि ये देखो, अगर मैं दो क्यूबिट्स बनाता हूँ और क्यूबिट्स उसमें स्पिन के थे,
उस ज़माने में क्यूबिट का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन ये कि एक पार्टिकल है पाई ज़ीरो मेजॉन चलो जो स्पिन नहीं करता, वो जब डिके करता है, नेचुरली डिके करता, तो जिस पार्टिकल में ये डिके करता है, एक स्पिन लेने वाला पार्टिकल उस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। अगर ये ऊपर है तो दूसरा नीचे है, अगर ये ऊपर है तो दूसरा नीचे। दोनों मुमकिन हैं। अब आइंस्टाइन ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के मुताबिक अगर मैं इस पर मेजरमेंट करता हूं तो ये तय हो जाएगा, एकदम इसकी हालत बदल जाएगी। एकदम से बहुत अब परेशानी होती, क्योंकि वो पार्टिकल हो सकता है कि चांद के नजदीक पहुंच गया। अब मैं यहां पर मेजरमेंट करता हूं तो उधर कैसे असर पड़ सकता, रोशनी भी इतनी तेजी से नहीं जा सकती है। तो आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स के खिलाफ एतराज़ात ढूंढते ढूंढते इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई इसमें गड़बड़ है, कोई छुपी हुई चीज़ है जो हनोज हमारी समझ में नहीं आई है, लेकिन बाद में समझ में आएगी, और इसको उसने हिडन वेरिएबल्स का नाम दिया। बहरहाल मैं इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता। अर्ज़ ये कि ये 2 क्यूबिट्स उस वक्त तैयार हुए थे जिस वक्त वो पार्टिकल टूटा था, मेजॉन टूटा था। तो ये 2 अलग अलग क्यूबिट्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर एंटैंगल्ड। एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए आपको क्यूबिट्स को एंटैंगल करना पड़ेगा। वो एंटैंगलमेंट कैसे पैदा की जाए, उस पर बहुत काम हो रहा है दुनिया जहां में। क्योंकि देखिए, एक क्यूबिट बनाना तो कोई मसला है नहीं, वो तो कोई भी, वो तो नेचुरली है, एक इधर एक इधर एक उधर। लेकिन इनको एक हालत में लाना, इनको एंटैंगल करना, ये बड़ा चैलेंज है। अच्छा, तो क्या कुछ दरकार है? क्यूबिट्स चाहिए, उन क्यूबिट्स को एंटैंगल करना। अब मसला ये है कि आपने इन दोनों को उलझा तो दिया। अच्छा, सिर्फ 2 काफी नहीं है। जितना बड़ा आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा ना, देखिए आपका जो ये कंप्यूटर है, इसमें तो मेगाबाइट्स क्या गीगाबाइट्स हैं, लेकिन हम n=5 को बड़ा समझते हैं आज। यानी कि 2022 में हम 5 बिट्स को, 5 क्यूबिट्स को बहुत बड़ा समझते हैं। 5 क्यूबिट्स तक हम पहुंच चुके हैं। छठा मच मोर डिफिकल्ट, 7वां आजकल तो उसका कोई सोच नहीं सकता। बट वी विल नीड टू गो अप टिल आई डोंट नो 20, 30, 40, 50, जो वक्त के साथ इजाफा, जो तरक्की होती रहेगी। सो यू नीड टू एंटैंगल ऑल ऑफ दिस। और फिर मसला ये है कि ये डिसएंटैंगल हो जाते हैं। वो डिसएंटैंगल इसलिए हो जाते हैं कि शोर है, हर तरफ शोर है। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं बेअंदाजा शोर है, इसलिए कि इधर बिजली की तारें हैं, इधर ये इस बल्ब से फोटॉन्स निकल रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। चलिए ये बत्तियां बंद कर देते हैं, बिजली बंद कर देते हैं, इस पूरे कमरे में से हम सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स खींच लेते हैं, फिर भी वो जो सितारों से कॉस्मिक रेज आ रहे हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। और ये क्यूबिट्स बहुत नाजुक हैं, बहुत नाजुक हैं। और आपने जो 2 को एंटैंगल कर लिया तो अब हल्का सा कुछ हुआ तो ये डिसएंटैंगल हो जाएंगे।
लिहाजा इसको डीकोहेरेंस से आपको बचाना है। और देखें इतनी जो मुश्किलात हैं इसके बावजूद 5 का क्वांटम कंप्यूटर बन चुका है, लिहाजा ये नामुमकिन नहीं है। अब देखें एक आम कंप्यूटर जो है ना वो भी गलतियां करता है, आपको अंदाज़ा नहीं है शायद, लेकिन ये इसके अंदर गलतियां होती रहती हैं, मगर वो खुद अपनी गलतियों को पकड़ लेता। उसके बड़े क्लेवर तरीके हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने चलिए एक यूएसबी अपने कंप्यूटर में डाला, अब वो कंप्यूटर यूएसबी पढ़ रहा है। अब पढ़ते पढ़ते कोई बिट उसने ज़्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ लिया, ऑन को ऑफ पढ़ लिया या ऑफ को ऑन पढ़ लिया, उसको कैसे पता चलेगा कि गलती हुई है? तो उसके लिए तरीक़े हैं जो आम क्लासिकल कंप्यूटर के होते हैं, जिसको एरर करेक्टिंग कोड्स कहते हैं। तो उसमें यह है कि आप मिसाल के तौर पर देखते हैं कि इसका सम डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं, कोई ना कोई वेरी क्लेवर थिंग्स। तो इसी तरह से क्वांटम करेक्टिंग कोड्स पर भी बहुत काम हो रहा। अच्छा, अब मैं इस बात पे लौटता हूँ कि कंप्यूटर का इस क्वांटम कंप्यूटर का ये किस तरह से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है आम कंप्यूटर से। आम कंप्यूटर एक काम एक ही वक्त पे कर सकता। अब देखें जैसे कि मैं बावर्ची खाने में हूँ ना, मैं बर्तन धो रहा हूँ, साथ में प्याज नहीं छील सकता। मैं ये या तो बर्तन धो सकता हूँ या प्याज छील सकता हूँ। क्योंकि मैं क्लासिकल हूँ। अगर मैं क्वांटम होता तो ये भी कर सकता और वो भी कर सकता। तो अगर ये क्वांटम कंप्यूटर की मिसाल ली जाए तो इसमें जो सारे बिट्स हैं, सारे क्यूबिट्स हैं, वो एंटेंगल्ड हैं। और ये जो कंप्यूटर है वो एक काम नहीं कर रहा होता, वो जितने काम हैं सारे काम बैक वक्त करता। ये वजह है कि ये बहुत बहुत तेज है, बहुत जल्दी वो मसाइल हल कर सकता है, इतने जल्दी कि जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो करते करते बहुत ज़्यादा वक्त लगा लेता। इसकी मैं वजाहत थोड़ी देर बाद करूँगा कि कितना बड़ा फ़र्क है क्वांटम कंप्यूटर और इसमें। अच्छा, लेकिन चलिए अब आते हैं इस बात पे कि फ़र्क क्या है एक आम कंप्यूटर और एक क्वांटम कंप्यूटर में। तो क्लासिकल कंप्यूटर दूसरी तरफ एक कॉलम मैं बनाता हूं कि क्वांटम कंप्यूटर। इसका तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं कि ये सीक्वेंशियल, यानी कि एक काम एक वक्त पे कर सकता। अगर वो एडिशन कर रहा है तो एडिशन ही करेगा, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन ही करेगा। ऐसे डेफिनेटली होता है कि मसलन कहीं आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और स्क्वायर रूट की ज़रूरत पड़ी, कोई नंबर है उसके स्क्वायर रूट की, तो एक ऑर्डर गया एक साथ वाले हिस्से को जिसको सब रूटीन कहते हैं, या जो एक अलग यूनिट बना होता है कि बताओ
937 का स्क्वायर रूट क्या है, तो वो काम उधर होगा और फिर उसका जवाब वापस आएगा। तो वो यूनिट बनाया गया है इसलिए कि इस काम की ज़रूरत अक्सर पड़ती है। अच्छा, लेकिन जब तक वो जवाब आए ना, वो कोई दूसरा काम कर नहीं सकता। लिहाजा ये स्टेप बाय स्टेप है। इसके बरक्स दिस इज मैसिवली पैरेलल। अच्छा, फिर अगर आप फर्ज कीजिए कि वक्त को इस वक्त रोक देते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं और आपके पास कोई डिवाइस है जो ये जान सके कि कौन सा स्विच ऑन है कौन सा ऑफ है, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि ये बिट ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑफ ऑन, सारों का आपको पता चल जाएगा। उनकी हालतें आपको मालूम हो सकती हैं। यानी कि किसी एक वक्त के ऊपर कंप्यूटर किसी डेफिनेट हालत में है और वो आप इन प्रिंसिपल जान सकते। ओके, सो ये कि या इसको मैं सादा लफ्जों में लिखता हूं कि कोई रजिस्टर है। रजिस्टर वो कागज का रजिस्टर भी तो होता है ना, जिसमें हिसाब किताब पूरा होता है, लेकिन कंप्यूटर में अपना एक रजिस्टर होता है। हर वक्त जो कंप्यूटर कर रहा होता है उसका रजिस्टर रखा हुआ होता है। वो रजिस्टर ऑन ऑफ में होता है, हर चीज डिजिटल होती है। तो रजिस्टर कैन बी रेड। मगर क्वांटम कंप्यूटर में आप ये नहीं कर सकते। आप क्वांटम कंप्यूटर का ढक्कन खोलकर उसमें झांक नहीं सकते ये जानने के लिए कि उसकी हालत क्या है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, जैसे ही आप उसको देखने की कोशिश करेंगे उसकी हालत बदल जाएगी। तो वही एंटेंगलमेंट वाली बात आई ना, जिसने आइंस्टाइन को इतना परेशान किया था कि ये क्यूबिट उधर है वो क्यूबिट उधर है, जैसे ही मैं इसको देखता हूं तो उसकी हालत तय हो जाती है। सो हियर कैनॉट बी रेड। मैं एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर लेता हूं जिसके सिर्फ 2 क्यूबिट्स हैं, तो उसकी हालत इन जनरल क्या होगी? सो ये साइड पे मैं कर रहा हूं। ए 2 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, उसकी जनरल हालत क्या होगी? चलिए इसको ए with अब इनकी जमा 1 के बराबर है। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर मेजरमेंट करूं, ये किसी एक हालत में होगा। इम्कान ये है कि मुझे ये मिले, ये सारी मुमकिनात हैं। ये भी हो सकता है, 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 और हर एक का एक ख़ास इम्कान है। उन इम्कानात को आप जमा करें तो वो 1 के बराबर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको मिलना ही है।
अच्छा, जो ही मुझे ये पता चला कि अगर मैं एक के ऊपर अगर मुझे ये मिलता है, अप मिलता है, तो फिर डेफिनेटली ये दो नहीं होंगे, इन दो को आप अलग कर लें। उसकी हालत अब बदल गई। अब किस हालत में आ गया? ए अप प्लस बी डाउन। यानी कि देखने के अमल में मैंने कंप्यूटर की हालत बदल दी। ये तो आम कंप्यूटर में तो नहीं होता ना। आम कंप्यूटर में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, और तो और फर्ज कीजिए कि आपको कोई गाना बड़ा अच्छा लगा अपने कंप्यूटर पे, उसको आप यूएसबी पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। यानी कि आपको पहले पढ़ना होगा उस कंप्यूटर को, वो डेटा पढ़ना होगा, फिर उसको ट्रांसफर करना होगा। तो क्लासिकल कंप्यूटर में तो कोई मसला है ही नहीं ना। डेटा कैन बी कॉपीड, and here data cannot be copied. असल में क्वांटम मैकेनिक्स में एक बड़ा मजबूत थ्योरम है जिसको नो क्लोनिंग थ्योरम कहते हैं। क्लोन आपको पता ना क्या होता है? नकल होती है। तो हमने तो जानदारों की भी नकल बनाई है। डॉली द शीप याद है किसी को? हाँ, क्या हुआ था उसमें? उन्होंने क्लोन किया था तो दूसरी उसी तरह की शेप। बिल्कुल बिल्कुल। हाउएवर यू कैन नॉट क्लोन डेटा फ्रॉम अ क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स सेज यू कांट डू दैट। अब आप ये पूछेंगे कि व्हाई डज क्वांटम मैकेनिक्स से दैट, वो तो मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्यों दुरुस्त है ये मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं, बता तो सकता हूं इस तरह से कि जो इसके जो कुलिये हैं उनके ऊपर जब आप अमल करते हैं, उससे नताइज निकालते हैं, तो उससे दुनिया की हर चीज आप समझ सकें अब तक। लिहाजा हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है उस पर, और हमें इस पर भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि क्वांटम कंप्यूटर इन उसूलों पे चल सकता है। इसमें आप क्वांटम कंप्यूटर के डेटा को क्लोन नहीं कर सकते। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है जो बड़ा दिलचस्प है, जो क्वांटम कम्युनिकेशन से वाबस्ता है। तो देखें, आपके पास डेबिट कार्ड तो होगा। डेबिट कार्ड आप डालते हैं एटीएम में, एटीएम उसको पढ़ता है, फिर उसके डेटा को आगे पहुंचाता है बैंक को। बैंक आपसे मज़ीद पासवर्ड और कुछ और मांगता है, और फिर कैश निकल आता। अच्छा, अब अगर कोई चोर लुटेरा बीच में आपके डेटा को पढ़ने लगे तो वो फिर आपकी जेब खाली कर सकता। लिहाजा डेटा के सेफ ट्रांसफर के लिए डेटा के महफूज ट्रांसफर के लिए आपको बहुत से तरीके ईजाद करने पड़ते हैं, और उसमें एक है एन्क्रिप्शन का। एन्क्रिप्शन का तरीका यह है कि
एक प्राइम नंबर को फैक्टराइज करना होता है, लेकिन मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। अच्छा, गर्ज ये कि जो चोर है वो आपके डेटा को टैप करेगा और फिर कहीं जाकर वही डेटा इस्तेमाल करेगा, आपके अकाउंट को वो खाली कर देगा। तो इससे क्वांटम कम्युनिकेशन में यूं बचा जा सकता है कि अगर आप इस स्टेट को उस स्टेट के साथ एंटेंगल करें और अगर कोई बीच में आकर मेजरमेंट करना चाहे तो एकदम पता चल जाएगा, क्योंकि उस स्टेट की हालत बदल जाएगी। यानी कि अगर क्वांटम कम्युनिकेशन है इधर से इधर तक और कोई तीसरा बंदा बीच में घुसता है, उस कम्युनिकेशन को पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो कम्युनिकेशन, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि कोई तीसरा यहाँ आया है और फिर आप चौकस हो जाएंगे, फिर दरवाजे खजाने के बंद हो जाएंगे। ओके, तो ये वो भी एंटेंगलमेंट का एक और पहलू है। एनीवे, तो इधर क्लोनिंग नहीं हो सकती। अब जो फर्क है, अब जो फर्क स्पीड्स में है वो मैं आखिर में बयान करता हूं। इधर फैक्टराइजेशन is sequential. तो अभी जिसका मैंने जिक्र किया कि डेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है आपको, क्लासिकली हम कर रहे हैं आजकल, लेकिन उसके लिए फिर एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है और उससे आपका डेटा ट्रांसफ़र महफूज हो जाता है। उस डेटा प्रोटोकॉल में ये तदबीर इस्तेमाल की गई है कि एक बहुत बड़ा नंबर लिया जाता और उस नंबर के फैक्टर्स निकाले जाते। अब एक छोटा नंबर, चलिए मैं बड़े नंबर्स तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि 15 को आप यूं लिख सकते हैं, ये 3 ज़रब 5 है। ये इसके 2 फैक्टर्स बने और ये प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये 3 को आप किसी और से तकसीम नहीं कर सकते, 5 को किसी और से तकसीम नहीं कर सकते, 15 तो बच्चा भी कर लेता, कोई भी कर लेता। अच्छा, अगर आप किसी और अदद का निकालें, मसलन 18 का, तो 18 का आप क्या बनाएंगे, 2 और 9 ना, लेकिन फिर वो 2 3 बना। अच्छा, तो आपने उसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। मगर ये तो दो अदद थे। अगर उसमें आप 50, 100, 200 नंबर्स का एक नंबर बनाएं तो उसके फैक्टर्स निकालने में बहुत वक्त दरकार है। जितना बड़ा नंबर होगा उसको फैक्टराइज करने के लिए उसी हिसाब से ज़्यादा वक्त लगेगा। और अब मुझे वो नंबर्स याद नहीं है, लेकिन अगर कोई 300 डिजिट से ज़्यादा लंबा नंबर हो तो द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू फैक्टराइज दैट विद द फास्टेस्ट कंप्यूटर, आजकल के हवाले से जो सबसे ताकतवर तेज कंप्यूटर है, उसको इतना वक्त लगेगा कि उतना ही वक्त लगेगा जितना कि कायनात को बनने में लगा। यानी कि कोई 10 अरब साल, 13 अरब साल, इतना बड़ा नंबर। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्योंकि ये काम पैरेलल में करता है तो ये कुछ घंटों के अंदर कर लेगा। सो
एक तरफ तो एज ऑफ द यूनिवर्स है, दूसरी तरफ चंद घंटे हैं। लिहाजा फैक्टराइजेशन एक ऐसा काम है जो क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इसीलिए मैं इसको मुकम्मल करता हूँ। तो ये क्वांटम कंप्यूटर का था, ये क्लासिकल कंप्यूटर का था, और फैक्टराइजेशन इस तरीके से किया जाता। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है पीटर शोर के नाम से। तो पीटर शोर ने कंप्यूटेशन का एक एल्गोरिथम इजाद किया जो बताता है कि क्वांटम कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो ये मैंने चंद एक बातें बताई हैं आपको क्वांटम कंप्यूटेशन के बारे में। ये एक खुला मैदान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया जहां में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। बस एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, और ये थ्योरी के लिहाज से हमारे लिए बहुत दिलचस्प है। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स और जो आम क्वांटम मैकेनिक्स की एक बुनियादी बात यह है कि quantum mechanics is time reversible. मतलब ये कि एक मिसाल देता हूं। एक एटम अगर किसी ऊंचे लेवल में है, वो डी एक्साइट होकर निचले लेवल में पहुंच सकता है, उसके नतीजे में एक फोटॉन निकलता। ठीक, ये आपको पता है कि रोशनी इसी तरह से निकलती है एटम में से। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक फोटॉन, अगर आप वक्त को उल्टा दें तो एक फोटॉन आता है, वो इस एटम को स्ट्राइक करता है, इसको उठा सकता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड लेवल पर। यह भी मुमकिन है और वो भी मुमकिन है। अच्छा, अब जो फाइनमैन ने सोचा था, उसकी सोच इस सिमत गई थी। उसने कहा, देखो, ये जो आम कंप्यूटर है उसमें आप बातों को रिवर्स नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। तो एक क्लासिकल गेट लीजिए। यहां मुझे पता है कि स्कूलों में भी आजकल एंड और गेट्स पढ़ाए जाते, तो ये सभी को पता होगा। तो उसमें यह है कि ये एंड गेट का, इसकी अलामत है, अगर ये 1 है और ये 1 है। अच्छा, चलिए इसको 0 से शुरू कर दें। 0 0 0, ठीक। अच्छा, फिर 0 1, क्या 0 1 0 1 1 1। इन गेट से तो ये एंड है, और है, नोर है, नैंड है, उसकी नेगेशंस हैं। फिर आप इनसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। मगर देखें, इसमें आप आउटपुट से इनपुट पे नहीं जा सकते। अगर आउटपुट आपको 0 मिल रहा है तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो रिवर्सिबल नहीं हुआ ना। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा कि फ्रिक्शन है।
फ्रिक्शन देखें, अगर फ्रिक्शन ना हो, क्लासिकली फ्रिक्शन ना हो, तो आप किसी चीज़ को धक्का दें तो वो चीज़ चलती चली जाएगी, वो जिस्म उधर जाता चला जाएगा। फ्रिक्शन अगर हो तो आगे जाके रुक जाएगा। अच्छा, वो रिवर्सिबल नहीं है, फ्रिक्शन के होते हुए रिवर्सिबल नहीं है। फ्रिक्शन जहाँ होता तो क्या होता, वहाँ रगड़ होती है, तो वो रगड़ से क्या होता, गर्मी पैदा होती है ना। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। तो एक जो क्वांटम गेट्स हैं उनको रिवर्सिबल बनाना होगा। सो यू हैव टू हैव, अच्छा इसमें मैं पांचवें का भी इजाफा करता हूं, यू मस्ट हैव, so for classical computers you have non-reversible gates। इधर अगर आपको एनर्जी कंजम्पशन से बचना है और अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स पे चलने वाला कंप्यूटर बनाना है, तो इसको, इन गेट्स को, क्वांटम गेट्स को रिवर्सिबल होना पड़ेगा। So quantum gates are reversible। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ज्यादा सादा मिसाल देना चाहता हूं आपको। या छोड़ दीजिए, क्वांटम गेट्स पे ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन मुख्तसर ये कि क्वांटम गेट्स बनाए जा सकते हैं, बनाए बहुत आसान है बनाना। उसमें आपको एक कंट्रोल बिट देना होता है। उस कंट्रोल बिट को आप जब 1 सेट करते हैं मिसाल के तौर पर, तो फिर बाकी जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है। सो दिस इज़ another key difference between a classical computer and a quantum computer। आखिर में मैं सिर्फ ये आपको बताऊंगा कि आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जो आपका आम कंप्यूटर है उसको रिप्लेस किया जाए, कि क्वांटम कंप्यूटर उसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए अब तक सिर्फ 2 या 3 एल्गोरिथम्स बने हैं। एक का तो मैंने ये जिक्र किया, शोर्स एल्गोरिथम, जो बहुत एच रह गया इसमें, जो बहुत ही कमाल का एल्गोरिथम है। वो बताता है कि ये करना है और इस तरह से एक बड़ा नंबर फैक्टराइज हो जाएगा। लेकिन दूसरे एल्गोरिथम्स अब तक ईजाद नहीं हुए, जिसका ये मतलब नहीं है कि वो ईजाद नहीं हो सकते, वो होंगे, लेकिन अब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। जिस काम के लिए आप क्लासिकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, शायद उसमें क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत भी ना हो, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो क्वांटम कंप्यूटर बहुत जल्दी करेगा और जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्तों में। मैं एक मिसाल उसकी देता हूँ, और मेरा ख्याल है कि इसका एल्गोरिथम अब तक नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि बन भी गया हो। आप ये देखते हैं कि जब गूगल में आप कोई सी चीज़ डालते हैं तो एकदम आपके सवाल का जवाब सामने आ जाता। वो कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो लिस्ट सर्चिंग करता। जितना डेटा है गूगल के पास, गूगल के एल्गोरिथम्स
اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی ایک پرائرٹائزیشن کرتے ہیں. ان الگورتھمز میں رولز پہلے سے فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر آپ پرائرٹی لکھتے ہیں PRIORTY, اس میں اگر آپ نے کوئی غلطی کر لی تو وہ اس کی تصحیح کر لیتا, کیونکہ اس کے اندر وہ رولز ہیں, انگریزی کے رولز ہیں, وہ جانتا ہے اور اس وجہ سے کریکشن ہو جاتی. اچھا, مگر یہ سب کچھ سیکوینشل ہے, اور ہاں آپ کے خیال میں بہت تیزی سے کر رہا ہے, لیکن پھر بھی کچھ سیکنڈز گزر جاتے ہیں. ادھر جو ان کے ہزاروں کمپیوٹرز ہیں وہ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا یہ شخص کیا چاہتا ہے. اب کوانٹم کمپیوٹر میں یہ سب کچھ بیک وقت ہوگا. لسٹ سرچنگ ول بی ڈن بائی کوانٹم کمپیوٹر, جس کا مطلب یہ کہ اگر ایک کافی بڑا کوانٹم کمپیوٹر ہوا, میرا مطلب یہ کہ 50-60 بٹس کا, کیوبٹس کا, تو وہ تو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے. ان پرنسپل جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کا علم اس کمپیوٹر کو ہوگا جس کے 60, 70, 80 کوانٹم بٹس ہیں. اب اس سے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگتا ہے نا. Some intelligence out there which knows everything. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی فکر ہی نہ کرو کیونکہ کبھی اتنا بڑا کوانٹم کمپیوٹر بن نہیں سکتا. ٹیکنیکلی یہ ناممکن ہے, ہاں, لیکن ان پرنسپل دیر از نتھنگ ٹو اسٹاپ اٹ. تو یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے, دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا. اوکے, سوال. تھینک یو سر. سر کوشچن, جان ویلر نے ایک شاید آرٹیکل لکھا تھا اٹ فرام بٹ کے نام سے. اٹ فرام بٹ, اٹ فرام بٹ. اچھا, سو وہاں سے, اور یہ جو ابھی لاسٹ میں آپ نے بات کی یونیورس کے حوالے سے, تو کیا ہم یہ کنجیکچر کر سکتے ہیں کہ یونیورس اٹ سیلف ایک کوانٹم کمپیوٹر ہے جو ایوالو ہو رہا ہے, اور اٹ فرام بٹ پاسبل ہے؟ اور اگر ہم اس طریقے سے اس کو دیکھیں, اور ایون اگر فردر اپنے مائنڈس کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں, تو کیا ہمارا جو مائنڈ ہے یہ کلاسیکل کمپیوٹر ہے یا کوانٹم کمپیوٹر ہے؟ سو آپ کا کیا؟ دیکھیں, جو دوسرا سوال ہے نا, میرا خیال ہے مجھے اس کا جواب معلوم ہے. اٹ از اے کلاسیکل کمپیوٹر, کیونکہ جو نیورونز ہیں ہمارے وہ کلاسیکل طریقے سے, حالانکہ ہر چیز میں کوانٹم میکینکس ہے, آخر جو ایٹمز مالیکیولز ہیں ان کے پیچھے جو اصول ہیں وہ کوانٹم میکینکس ہی کے ہیں, لیکن کیا اس میں کوہیرنس ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہے, ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں, اتنی زیادہ ڈسٹربنس ہے ہمارے دماغ میں, اتنی ڈسٹربنسز ہیں, لائٹ پڑ رہی ہے, ہم چھینک رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, ڈسٹربنس در ڈسٹربنس. تو ہاؤ کین دا مائنڈ بی ان اے کوانٹم انٹینگل اسٹیٹ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جو دوسرا سوال ہے آپ کا, جو جان ویلر کا تھا کہ از دا یونیورس اے کوانٹم کمپیوٹر, مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر بات کر چکے ہیں. میں نے کبھی وہ اس کی طرف وہ میں نے پڑھا نہیں ہے. شاید آپ بہتر بتا سکیں کہ جان ویلر نے کیا کہا. سر اس میں تو آئیڈیا یہی ہے کہ اس کو ہم انفارمیشن کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں سارے یونیورس کو. تو اس میں یہ ہے کہ یونیورس اپنے آپ کو ہی کریٹ کر رہا ہے اٹ سیلف, اور تھرو کوانٹم کمپیوٹیشن, اور اسی وجہ سے یونیورس ایوالو بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس کا جو الگوریدم ہے وہ
ہالٹ نہیں ہو رہا اور یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. سو اس طرح کے کچھ آرگومنٹس ہیں. اور سیلولر آٹومیٹن کے جو آئیڈیاز ہیں جان فان نائمن کے, ان کو کنسیڈر کیا اس میں. دا کوانٹم یونیورس کو دیکھیں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, کم از کم میری جو بہت تھوڑی سمجھ ہے اس کے بارے میں, وہ یہ کہ جتنی معلومات, جتنا ڈیٹا ہے اس کائنات کے اندر, وہ اصل میں کائنات کے ایک باؤنڈری پر ہے. وہ باؤنڈری جو 5th ڈائمینشن میں ہے. تو اس کو ہولوگرافک پرنسپل کہتے ہیں. جیسا کہ ایک بلیک ہول ہے, بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن پر ساری معلومات موجود ہیں. جو کچھ اس بلیک ہول کو بنانے کے لیے درکار تھا اور جو بلیک ہول میں جا کے فنا ہو گیا, اس کے بیچ میں جا کے ختم ہو گیا, وہ جو پچھلی معلومات ہے وہ اس کی سطح کے اوپر موجود ہے. سو ون لیس ڈائمینشن کنٹینز آل دا انفارمیشن, اور اس کو ہولوگرافک پرنسپل کہتے ہیں. اب یہ انٹینگل اسٹیٹ ہے, تو اس سینس میں ضرور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات ایک کوانٹم کمپیوٹر ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے یہاں بتایا کہ اس کے لیے چلیے پچھلے اوکے ہاں, اٹ از میسولی پیرلل, اس لیے کہ ایوری تھنگ از انٹینگلڈ وتھ ایچ ادر. تو جو ایکسٹرا ڈائمینشن ہے, 5th ڈائمینشن ہے, اس میں تو ٹوٹل انٹینگلمنٹ ہے. اور اس سینس میں, صرف اس سینس میں یہ ایک کوانٹم کمپیوٹر ہے. دا یونیورس از اے کوانٹم کمپیوٹر ان دیٹ نیرو سینس. But for that we need higher dimensions. It's very likely that there is. Yes. Thank you. سر میرا کویشچن اس لحاظ سے ہے کہ جو ٹیلی پورٹیشن کی بات جو آپ نے پہلے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, تو وہ اس کا کیا ریلیشن ہے کوانٹم کمپیوٹر سے؟ دیکھیں, کوانٹم کمپیوٹر کو اصول تو وہی ہے نا, انٹینگلمنٹ والے, جو ٹیلی پورٹیشن میں ہے, جو کوانٹم کمیونیکیشن میں ہے, سو یہاں پر ہے. لیکن کوانٹم کوئی سا بھی کمپیوٹر ہے, وہ ہماری ایجاد ہے. ہم نے اس کو بنایا تاکہ وہ کوئی مخصوص پرابلم حل کر سکے. تو یہاں پر ہم مثال کے طور پہ اگر فیکٹرائزیشن کرانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے یہ کوانٹم کمپیوٹر بنایا. اس میں سارے وہی اصول استعمال ہوں گے جو ٹیلی پورٹیشن میں یا انکرپشن میں یا ڈیٹا ٹرانسفر میں ہوتے ہیں. مگر کمپیوٹر جب ہم کہتے ہیں نا, کمپیوٹر از وتھ اے پرپس دیٹ از ڈیفائنڈ بائی یو اور می. سر جو اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو الگوریدمس کی آپ نے بات کی, کس کی الگوریدمس جو شورز الگوریدم ہے, اور اس کے علاوہ تو ابھی تک جو کوانٹم کمپیوٹر جو ہے وہ پراپرلی مارکیٹ میں نہیں آئی. تو الگوریدم کیسے یہ پہلے سے ڈیفائن ہوئی, یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی. ہاں اچھا, ایک میتھمیٹیکل تھیورم ہے, وہ چرچ ٹیورنگ تھیسس کہلاتا ہے. اس میتھمیٹیکل تھیورم کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ کام جو ایک کلاسیکل کمپیوٹر کر سکتا ہے, کوانٹم کمپیوٹر بھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام جو کوانٹم کمپیوٹر کر سکتا ہے, سو کلاسیکل کمپیوٹر کر سکتا. اچھا, لہٰذا اس لحاظ سے کوانٹم کمپیوٹر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہے جو سالویبل نہیں ہے, تو جو کلاسیکلی سالویبل نہیں ہے, تو کوانٹم بھی اس کو حل نہیں کر سکتا. سو اٹ ڈزنٹ ہیو اے سولوشن.
लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत तेज़ी से हल कर लेंगे बनिस्बत क्लासिकल कंप्यूटर्स के। अब आप ये कहेंगे, अब आपने पूछा कि मार्केट में अब तक क्यों नहीं आया, इसलिए कि कम से कम दो वजह है उसकी। एक तो ये कि इस डीकोहेरेंस, अच्छा चलिए वो भी मिट गया, डीकोहेरेंस को रोकना बड़ा ही मुश्किल काम है, एंटेंगलमेंट प्रोड्यूस करना मुश्किल काम है। तो ये टेक्निकल मसाइल हैं, शायद किसी दिन ये ज़्यादा आसान हो जाए। और देखें क्वांटम कंप्यूटर आ चुका है मार्केट में, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च के लिए आया है एक। मगर इससे जो बड़ा एतराज़ है ना वो ये कि आपका जो क्लासिकल कंप्यूटर ये मल्टीपर्पस है, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, वो भी। ये क्वांटम कंप्यूटर तो सिर्फ 3-4 चीज़ें करना जानता है फिल वक्त। इसके जब आप तरीक़े ईजाद करेंगे, एल्गोरिथम्स ईजाद करेंगे, फिर हम अगले स्टेज पर पहुंचेंगे। अब तो ये है कि आपने ये कंप्यूटर बनाया, वो सिर्फ एक काम कर सकता, हार्डवेयर उसका यूं बनाया है, उसकी तो मैंने अभी यहाँ बात भी नहीं की कि क्वांटम कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होगा, लेकिन the hardware will be made for a one specific purpose only. पूरा क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक पर्पस के लिए, एक पर्पस, वन पर्पस ओनली। तो इट मीन्स कि हर पर्पस के लिए एक और क्वांटम कंप्यूटर बनाना पड़ेगा। हाँ, until such time that you can develop an algorithm which can make the quantum computer do everything. अच्छा ज़रा इस पे सोचें, जिस ज़माने में ये कंप्यूटर ईजाद किए गए थे ना, जो शुरू के, they were adding machines basically। फिर इन एडिंग मशीन्स को सिखाया गया कि कैसे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो एक प्रोग्राम के तहत आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, आप उसको डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये करना है, ये करना है, और उसमें फिर बहुत बाद में वीडियो भी आ गया। बट दैट रियली कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर बिट्स दैट यू कैन मैनिपुलेट। तो अगर आप इतने सारे काम ले सकते हैं कंप्यूटर्स के, तो यू कैन यूज इट फॉर वेदर प्रिडिक्शन, यू कैन यूज इट फॉर रॉकेट डिज़ाइन, यू कैन यूज इट फॉर वॉचिंग वीडियोस। तो ये जनरल पर्पस हुआ, लेकिन इस सब कुछ के पीछे बिट है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वांटम गेट्स आर रिवर्सिबल जो आपने बात कर दी, और इसके अलावा एक और आपने बात की कि क्वांटम इज़ टाइम रिवर्सिबल। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स का मेरे ख्याल से आपने कहा टाइम रिवर्सिबल है। तो इट मीन्स के टाइम रिवर्सिबल मीन के हम पिछले दौर को भी रिवर्स कर सकते हैं, या इसका ये मतलब है? और ये गेट्स वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने एंड का कहा था कि एंड गेट जो है, इट मीन्स कि आउटपुट पे रिज़ल्ट पे हमें ज़ीरो आया, तो हम उसको रिवर्स उससे हम 0-1 भी कर सकते हैं, 1-1 भी वो आगे डेवलप कर सकते हैं, और इस तरह के और बिट्स भी। तो ये इस तरह हम कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? तो देखें यहाँ जो था ना, इसका ट्रूथ टेबल ये था 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अगर आपको 1 मिलता है तो डेफिनेटली आपको पता है कि इनपुट क्या था। ठीक। लेकिन अगर 0 मिलता है तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। गोया के आउटपुट को देखकर आप इनपुट तक नहीं पहुंच सकते। इसके बरक्स क्वांटम मैकेनिक्स आपसे ये तकाजा करता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं तो वक्त की समत को उल्टाकर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपका ये सवाल है क्या हम माजी में जा सकते हैं? माजी में हम नहीं जा सकते, वक्त
की समत हम नहीं तब्दील कर सकते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के जो इक्वेशंस हैं वो टाइम रिवर्सिबल हैं। इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। हाँ, सही। अच्छा, और इसी वजह से एनर्जी कभी ज़ाया नहीं होती कि तो वो मिसाल जो मैंने आपको दी ना कि एक जिस्म को आप यूं बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर फेंकें तो वो चलता चला जाएगा, फ्रिक्शन हो तो वो आगे जाके रुक जाएगा। जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ टाइम रिवर्सिबिलिटी नहीं है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि एक जिस्म जो खड़ा है वो खुद से तेजी पकड़ता है, अपनी रफ्तार बढ़ाता और चल पड़ता, ये नहीं हो सकता ना। सही। लिहाजा फ्रिक्शन, जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ टाइम रिवर्स नहीं होता, इट इज़ नॉट टाइम रिवर्सिबल। सही सही। ओके सर। सर ये जो पॉइंट है डेटा कैन नॉट बी कॉपीड, सो ये एप्लीकेशंस के लिहाज से जैसे आजकल के दौर में कोई ये जेम्स वेब या हबल हमें एक पिक्चर बेचता है तो ये जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसी के थ्रू एनालाइज करते हैं हम। सो एक क्वांटम कंप्यूटर अगर इसके एप्लीकेशंस है और क्लासिकल कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा है, सो अगर डेटा कैन नॉट बी कॉपीड मतलब ये पॉइंट समझ में नहीं आया कैसे। ये जो मैंने पहले मिसाल दी थी, ये क्वांटम कंप्यूटर की हालत है। एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जिसके 2 क्यूबिट्स हैं। अच्छा, क्या मैं इसको कॉपी करके किसी और को वो बात बता सकता हूँ? जवाब उसका है नो, कैन नॉट बी डन, क्योंकि मुझे इस पर मेजरमेंट करनी पड़ेगी ना पहले। जैसे ही मैंने मेजर किया हालत उसकी बदल गई। लेकिन चलिए, क्या हम इसको, अच्छा, इसकी कॉपी मैं नहीं बना सकता, तो ऐसे नहीं है कि मैं कोई यूएसबी डालूं क्वांटम कंप्यूटर में और ये हालत उसके ऊपर हूबहू आ जाए, जैसा है वैसा आ जाए। ये तो 2 है ना, लेकिन जो बड़ा क्वांटम कंप्यूटर होगा जिसके 10, 20, 50 बिट्स होंगे, क्यूबिट्स होंगे, I cannot take that state and copy it. और एक कॉपी भी नहीं बना सकता, 2 भी नहीं बना सकता, 3 भी नहीं बना सकता, जबकि आप क्लासिकल कंप्यूटर की जितनी कॉपियां बनाना चाहें बना सकते हैं। अलबत्ता एक चीज है, इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता, मगर मैं इसको कहीं और पहुंचा सकता हूं, जिसको टेलीपोर्टेशन। सर मेरे 2 से 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, आपने वो बात की थी क्यूबिट्स की और क्यूट्रिट्स की ना, क्वांटम बिट्स विद 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स। तो क्यूबिट्स भी होते हैं, क्वांटम स्टेट्स विद डी स्टेट्स हम कह सकते हैं उनको। तो जैसे हम क्यूबिट्स यूज़ करते हैं, आपने 5 बिट्स की क्यूबिट्स की बात की, 6 क्यूबिट्स की बात की, तो हम क्यों ना ऐसा हो कि हम 2 क्यूबिट यूज़ कर लें, क्योंकि डी स्टेट्स पर्पस हमारा तो इंफॉर्मेशन स्टोर करना है ना। और वो जो मसला है क्यूबिट्स की वजह से जो आ रहा है डीकोहेरेंस का, तो अगर हम क्यूबिट्स यूज़ करें उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हम स्टोर कर सकते हैं और वो वाला मसला भी सॉल्व हो सकता है। यानी कि अगर हम क्यूट्रिट्स, अच्छा, अगर 2 क्यूट्रिट्स हों तो 9 कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं।
जबकि अगर 2 क्यूबिट्स हो तो 4 बनती हैं। तो 3 की बजाय 5 कर लें, 10 कर लें। मसला वहाँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा, मसला उधर ये होगा कि क्यूबिट्स बनाना ही मुश्किल काम है, क्यूबिट्स तो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा और उससे आगे डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा सर, दूसरा ये कि आपने बात की क्यूबिट्स की, और क्यूबिट्स में हमने ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी आपने फोटोन की बात की, हम फोटोन की भी बिट्स बना सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, या इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, जैसे स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम स्पिन ही की क्यों बात करते हैं, उनकी इंटेंगलमेंट की क्यों बात करते हैं? हम कोई और डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ कर सकते हैं हम? एटम एक्साइटेड और ग्राउंड, 2 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फोटॉन्स शायद हो सकते हो, आई डोंट नो। अब ये तो डिपेंड करता है कि फिजिसिस्ट को कितनी समझ है माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के बारे में और वो किस हद तक उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ, ये क्वांटम कंप्यूटर जो है बहुत जनरल है। एनीथिंग दैट हैज 2 पॉसिबल स्टेट्स, उससे आप क्यूबिट बना लेंगे, बट क्यूबिट्स कैन बी मेड फ्रॉम मेनी डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे, जैसे आपने कहा कि क्वांटम कंप्यूटर हर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने इंटेंगलमेंट की बात की, कि इंटेंगलमेंट को हम इंटेंगलमेंट का हम यूज़ तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे एक्चुअली कि इंटेंगलमेंट, जैसे कि आइंस्टाइन की भी बात थी कि मतलब कि है क्यों है इंटेंगलमेंट। तो क्या हम क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज़ करके कोई ऐसा एल्गोरिथम हम बनाएं कि वो इंटेंगलमेंट को का मसला भी सॉल्व हो पाए? एक रूल की हद तक तो हम क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। इसे जब भी हम किसी मखसूस मसले पर लगाते हैं, उसका इतलाक करते हैं उसके ऊपर, तो हमें जवाब बिल्कुल सही मिलता। जो हमारी प्रिडिक्शन है और जो हमारा मुशाहिदा है, दोनों एक है। जो इसके बड़े गहरे फलसफे के मसाइल हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर हल नहीं करेगा, वो इंसान की खोपड़ी करेगी। अच्छा, एक तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स की जो कैलकुलेशंस हैं, मैं सॉरी, जो मैसिव पैरेललिज्म है, इससे तो वाकई बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन जो इसका रिजल्ट आता है, सपोज कोई भी रिजल्ट हो, फैक्टराइजेशन हो, वट एवर द कैलकुलेशन इज, उसका जो रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर, और मतलब टेलीपोर्टेशन में बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। तो वो बिल्कुल वो कर सकते हैं, एग्जैक्ट। तो आप जब किसी अंजाम तक पहुंचते हैं ना, दैट इज अ सिंगल स्टेट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटर। फिर आप उसको जितनी दफा मेजर करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो इस तजब्जुब की हालत में है कि ये है, ये है, ये है या ये है, उस वक्त आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो इसमें पहुंचा, फिर इस पे आप जितनी मेजरमेंट्स करना चाहें करें, हर दफा आपको यही मिलेगा। दैट इज ट्रांसफरेबल एंड कॉपी। अच्छा, दूसरा ये जो नॉन रिवर्सिबल और जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो टाइम रिवर्सिबल का एक इशू है इन जनरल, क्लासिकल मेथड में जब भी हम रिवर्स कोई भी प्रोसेस रिवर्स करते हैं, तो वी हैव टू पुट एनर्जी सम टाइम, मतलब वो उसके मेथडोलॉजी है, जिस तरह हम कूलिंग करते हैं, जिस तरह हम हीट को मैकेनिकल में मैकेनिकल की हीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो एक, लेकिन इंट्रॉपी बढ़ती है। क्या इस रिवर्सिबिलिटी में क्या हमारी इंट्रॉपी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर? अगर एक फिनोमेना है वो एक डायरेक्शन में हो गया है और उसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो क्लासिकल में इंट्रॉपी बढ़ती है,
تو کیا یہ جو کوانٹم میکینکس میں اس میں انٹروپی نہیں بڑھتی, کانسٹنٹ رہتی ہے, زیرو رہتی ہے, واٹ ایور؟ تو بالکل صحیح آپ کا کہنا ہے کہ ایک آئسولیٹڈ سسٹم کی انٹروپی کبھی گھٹ نہیں سکتی, وہی رہ سکتی ہے, وہی قائم رہ سکتی ہے, یا پھر وہ بڑھے گی. تو دو ہی آپشنز ہیں, گریٹر دین اور ایکول ٹو. سو دا چینج ان انٹروپی ہیز ٹو بی لائک. اچھا, جو یہ ریورسبل پروسیسز کے لیے, ایون ان a reversible process you can have an increase in the entropy. انکریز ہے. تو جیسا کہ لیٹ می سی, تو کوانٹم میکینکس کیا اس سے کنسسٹنٹ ہے؟ بالکل ہے. کوانٹم میکینکس میں یہ کہ entropy is seen as the logarithm of the number of states. اور کسی پروسیس میں اگر وہ زیادہ اسٹیٹس میں اضافہ ہوتا ہے, ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, تو انٹروپی بڑھتی ہے. تو ہم کوانٹم میکینکلی یوں سوچتے ہیں. اچھا, مطلب انٹروپی بڑھے گی اگر ریورس کرتے ہیں آپ, ٹائم ریورسیبل میں جاتے ہیں. ہاں. اچھا, جب ایک اگر آپ گیٹس کے حوالے سے جی, مطلب ایگزامپل یہ بھی ایک ہے. اچھا, تو کلاسیکل گیٹس میں انٹروپی تو ڈیفینیٹلی بڑھے گی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. نہیں. کیونکہ اس ٹرانزسٹر کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی پاور دینا ہوتا ہے. لہذا جب آپ نے جیسے ہی آپ نے کمپیوٹر آن کیا تو اس کے اندر کرنٹ آیا, کرنٹ نے گرمی پیدا کی, ڈیلٹا ایس which is ڈیلٹا کیو بٹا, تو آپ نے ہیٹ اس میں ڈالی, انٹروپی بڑھی. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو شور الگوریدم ہے, یہ جو کوانٹم گیٹس ریورسیبل کی بات ہے نا, کہ جو میں آپ فیکٹرائزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس فیکٹرائزیشن کوئی فگر ہے, بڑا فگر ہے, اس کو آپ نے فیکٹرائز کر لیا. یہ تو ہم کلاسیکل میں کہتے ہیں, جب ہم واپس چلیں گے کلاسیکل فزکس میں, ہم انٹروپی کچھ انرجی چاہیں گے تو تب آپ اس فگر تک واپس جائیں گے جو شروع میں ہے. اب ہم کوانٹم کمپیوٹر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ٹائم ریورسیبل بھی جانا پڑ جائے, ان فیکٹرائزیشن ان فیکٹر سے ڈی فیکٹرائز کر کے ہم اس فگر تک بھی جائیں, تو وی ڈونٹ سی اینی انٹروپی انکریز because this is time reversible. Is it so or it is different what I'm thinking? دیکھیں, I know that I know how to multiply. 5 into 3 is 15. لیکن if I have to find the factors of 15, تو مجھے پھر پہلے ٹرائی کرنا ہوگا 2 سے ڈویزیبل ہے کہ نہیں, 3 سے ہے, ہاں 3 سے ہے, is it divisible by 4? مجھے یہ سب ٹرائی کرنا پڑے گا ایک ایک کر کے. مجھے پھر یہ ٹرائل کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ اس کے فیکٹرز 3 اور 5 ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب مجھے پتا چل جائے گا کہ 3 اور 5 اس کے فیکٹرز ہیں, تو ان کو ملٹیپلائی کرنا تو کوئی مسئلہ ہے. تو no increase in entropy is required in this direction. Yes. ٹھیک, thank you. Yes. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ کوانٹم کمپیوٹرز جو ہیں ان کو ہم ریڈ نہیں کر سکتے, تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوانٹم میکینکس کا ایک پوسٹولیٹ ہے کہ میئرمنٹ کرنے سے اسٹیٹ جو ہے وہ سسٹم کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو کیا یہی ریزن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم میئرمنٹ کریں گے, ریڈنگ جو ہے کمپیوٹر کی وہ میئرمنٹ کے زمرے میں آتی ہے, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ریڈنگ کی وجہ سے اسٹیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی اور ہم ریڈ نہیں کر سکتے. Is it that so? It is exactly that. It is exactly that. دیکھیں, یہ ہمارا ایک اسٹیٹ ہے جس میں 4 ممکنات ہیں, یہ اور یہ. میں میجرمنٹ کرتا ہوں, جیسے میں میجرمنٹ کرتا ہوں تو یہ کولیپس ہو جاتا ہے اور یہ ان 4 میں سے ایک میں تبدیل ہوتا ہے. مجھے اگر آپ ملا, اس کے بعد میں جتنے میجرمنٹس اس پہ کروں
कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल लेकिन जो मेजरमेंट का अमल है ये इस सिस्टम को बदल देता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि जो फोटोन्स हैं हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो वो दो स्टेट्स में होते हैं, या तो वो फॉरवर्ड रोलिंग फॉरवर्ड मोशन होता है या फिर बैकवर्ड मोशन होता है, हाँ स्पिन टाइप। तो वो जो Along the direction of motion or या फिर ऑपोजिट, तो वो जो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, इज देयर एनी डिवाइस बाय व्हिच वी कैन ऑब्जर्व देम? और very simple device is ये जो चश्मे होते हैं ना पोलरॉइड के, तो उसमें पोलराइजर होता है। अगर मुकम्मल पोलराइज लाइट आए आपकी तरफ तो यूं देखने से सब नजर आएगा, यूं रोटेट करें तो अंधेरा हो जाएगा। सो दैट इज हाउ ए पोलराइजर वर्क्स। सो हम इसी तरह उनकी स्टेट्स, दो अलग स्टेट्स देख पाते हैं। सेम गोज विद द इलेक्ट्रॉन्स और नॉट? With an electron, how do you detect the polarization state? या फिर स्पिन अप और स्पिन डाउन तो स्टेट्स? उसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से आप करें, और भी हो सकता है जो कि हम स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट जैसे टाइप ऑफ करते स्टर्न हैं। गर्लाक एक्सपेरिमेंट, ओके, जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में से आप गुजारते हैं। तो जो स्पिन अप है वो एक तरफ चले जाते हैं, जो स्पिन डाउन है वो दूसरी तरफ जाते हैं। सो एनी अदर मेथड और नॉट? Or yes, there would be maybe from scattering from a polarized atom, वो आप कर सकते हैं, और scattering from another polarized electron, क्योंकि spin का interaction होता है। ओके, एंड सर आपने एक बात बोली कि वी नो दैट देयर आर टोटल 10⁻80 protons in the universe. How would we know that? How do we know that there are 10 to the power 80 protons in the universe? So, this was actually calculated in 1940 by Eddington, I think, Arthur Eddington. How did he calculate it? तो उसमें ये कि we have a rough idea of how much matter there is in the universe. क्योंकि अगर उससे बहुत ज़्यादा हो या उससे बहुत कम हो तो यूनिवर्स या तो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करेगा या कोलैप्स होने की तरफ जाएगा। सो दैट गिव्स यू वन इंडिकेशन। फिर if you look at how much matter there is in a cone, तो जितनी दूर आपके टेलीस्कोप्स देख सकते हैं, और ये आप इसमें शामिल करें कि उससे आगे उससे दूर जो सितारे हैं उनकी रोशनी हम तक अब तक पहुंच नहीं सकी, लेकिन जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है उसके अंदर रहते हुए बाकी का आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 to the power 80 प्रोटॉन्स का हिसाब लगाया गया। अब इसमें थोड़ा सा फर्क आया है, मेरा ख्याल है कोई 5-10% का, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो अंदाजा हो गया हमें कि कितने प्रोटॉन। आखिर देखें ये अच्छा, एक साहब हैं जो कहते हैं मैं काफी कुछ जानता हूँ कायनात के बारे में, वो कह रहे थे कि ये इन्फिनिट है। इन्फिनिट नहीं हो सकता। इफ देयर इज एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स तो उसका मतलब है कि इन्फिनिट मास है। अगर इन्फिनिट मास है then there will be an infinite amount of gravity. If there's an infinite amount of gravity, the universe will collapse like this. ऐसे खत्म हो जाएगी। So there has to be a finite amount of mass in the universe. Okay. वो बहुत अड़ गए इस मसले पे, बहुत बुरा माना, लेकिन मैं कहता नहीं, मैं इससे मैं हट नहीं सकता, because I know you cannot have an infinite amount of matter in the universe. अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद शेरोज़, लेक्चरर बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोसार यूनिवर्सिटी मरी।
ویسے تو سر یہ فیلڈ نہیں ہے میرا، زیادہ مجھے آئیڈیا ہے نہیں، لیکن جنرلائز فارم میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی نیڈ کوانٹم کمپیوٹر، کیونکہ کلاسیکل ون جو ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے بہت زیادہ. تو اور اس سے ریلیٹڈ ایک کویشچن پھر یہ بھی ہے کہ ٹائم اٹ سیلف وہ ریلیٹیو ہے، ہم اس مطلب یونیورس کے کسی اور کونے میں یا ایونٹ ہرائزن کی جس طرح آپ نے بات کی، وہاں پر اس کوانٹم کمپیوٹر کو لے کے جائے تو وہ سیم پرنسپل پہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں دیکھیں جو فزکس کے قوانین ہیں وہ زمین پر بھی وہی ہیں جو چاند پہ ہیں، جو مریخ پہ ہیں، جو کسی اور کہکشاں میں ہیں. ہمیں کیسے پتا؟ یہ سوال آپ اٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا کہ ادھر بھی فزکس کا قانون وہی ہے جو یہاں پر ہے، کہ کوانٹم میکینکس ادھر بھی ویسے ہی چلتی ہے جیسے کہ زمین پر، کیونکہ ادھر تو ہم جا نہیں سکتے نا. لیکن دور سے ہم تک معلومات پہنچتی ہیں، جو ادھر ایٹم ہیں ان سے روشنی تو نکلتی ہے نا، اور وہ اسی ترتیب سے نکلتی ہے جو زمین پہ نکلتی ہے. مطلب یہ کہ جیسا کہ ہائیڈروجن ایٹم ہے، تو ہائیڈروجن ایٹم کی بہت سی انرجی لیولز ہیں. میں غلط سلیکٹ ڈرا کر رہا ہوں لیکن چلیے. اور یہ جو لیولز ہیں بہت پریسیشن سے میجر کی ہوئی ہے، یعنی کہ 1 پارٹ ان ملین سے بھی بہت بہتر. اچھا اگر آپ کو اور یہ ہے کہ جب ایک لیول سے دوسرے لیول پر کوئی الیکٹران جاتا ہے، یہاں سے یہاں گرتا تو ایک خاص رنگ کی روشنی نکلتی. اچھا تو یہ جیسا کہ انگوٹھے کا چھاپ ہوتا ہے نا، ایک ایلیمنٹ کی پہچان بھی وہی ہوتی ہے. اب ادھر سے آنے والی روشنی کی وہی ایگزیکٹلی وہی پہچان ہے جو زمین پر، جس کا مطلب یہ کہ ادھر بھی کوانٹم میکینکس ویسے ہی ہے جیسا کہ زمین پر ہے. دیٹس ہاؤ وی نو. ایک کویشچن یہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ میں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انکرپشن اور ڈیکرپشن والی بات یہاں پہ نہیں ہے میرے خیال سے. جس طرح آپ نے پہلے ڈیفائن کیا کہ ایک انکرپشن وہاں پہ کلاسیکل کمپیوٹر میں تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ نے اس چیز کو چھیڑا تو وہ اسٹیٹ ہی بدل جائے گی. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ پھر انکرپشن اور ڈیکرپشن کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کوانٹم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کی بات ہے، کمپیوٹر کی نہیں. دیکھیں کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ یہاں یہ شخص ہے اے جو ایک جو ڈیٹا بھیجتا ہے بی کو. صحیح. اچھا اب یہ ڈیٹا چلیے ٹیلی فون کی تار سے گزرا، آپ نے اس تار کے گرد کوئی لوپ لگا لیا اور سی وہ ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں اس نے کوئی آلہ لگایا ہوا ہے. صحیح. اچھا اب کوانٹم کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ بی کے ساتھ کوانٹم طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے تو سی اگر آتا ہے بیچ میں تو جیسے ہی وہ میجرمنٹ کرتا ہے، میجرمنٹ تو اس کو کرنا پڑے گا ورنہ تو اس کو خبر ہی نہیں کہ کیا بھیجا جا رہا ہے. he is there to measure intercept. تو ایک دم بی کو خبر ہو جائے گی کہ the data has been intercepted, and that is why this is the perfectly safe, 100% safe way of communicating data. سر تو سی اگر انٹرسیپٹ کرے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اسٹیٹ، اس کا مطلب ہے کہ دوسرے اینڈ پہ تبدیل ہو جائے گا. اگر بی کو بالکل انفارمیشن مطلب ہے اس کا پتہ ہو کہ ہاں بیچ میں انٹرسیپٹ ہوا ہے، پھر بھی سی نے اگر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وہ تو پھر پہلے سے اسٹیٹ تبدیل ہو جائے گا خود بخود ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ بی کو اگر انفارمیشن بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہہ رہا ہوں.
ہاں لوز ہو جائے گی خود بخود. میں یہ کہہ رہا ہوں اٹ مینس کہ یہاں پہ ڈیکرپشن جس طرح ہمیں کلاسیکل میں ضرورت تھی تو کوانٹم میں ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں صحیح صحیح صحیح. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین کوانٹم الگوریدمس اینڈ کلاسیکل الگوریدمس بیکاز الگوریدم بائی مینز اے سیکوینشل انسٹرکشن آف ہاؤ ٹو پرفارم اے جاب. اگر وہی چیز یہاں پہ بھی ہے تو پھر یہاں پہ میسیو پیرالل کا کیا کردار ہے؟ بالکل ٹھیک سوال ہے. الگورتھم تو ایک پروسیجر کو کہتے ہیں کہ پہلے یہ کریں پھر وہ تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس. الگورتھم ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کو ڈیفائن کرتا ہے. کلاسیکل کمپیوٹرز میں بھی الگورتھمز ہوتے ہیں, کوانٹم میں بھی ہے, لیکن these algorithms are for a quantum computer. اور کوئی بات نہیں. algorithm is algorithm. بات بالکل ٹھیک. سر یہ آن لائن کوشچنز ہیں. اسرار کریم پوچھ رہے ہیں کہ اپلیکیشنز کیا ہیں کوانٹم کمپیوٹر کے؟ تو ایک تو فیکٹرائزیشن کی بات میں نے بتائی, پھر لسٹ سرچنگ جو بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس سے آپ لسٹ کو بہت جلدی سرچ کر سکتے ہیں. بیسکلی اب تک تو یہ دو بڑے یوزز ہیں, اور الگورتھمس کی تلاش ہے. حمزہ خان کہہ رہے ہیں کہ let's say a quantum computer is built, will the exchange of information at two ends not end entanglement? مطلب اگر کوانٹم کمپیوٹر بلڈ ہو جاتا ہے تو جو انفارمیشن ایکسچینج ہوگی وہ انٹینگلمنٹ کو اینڈ نہیں کر دے گی. کوانٹم کمپیوٹر بلڈ بن چکے ہیں, اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. ان کی پاور اب تک بہت محدود ہے, صرف 5 کیوبٹس تک یہ بنائے جا چکے ہیں. کمیونیکیشن ایک بالکل علیحدہ بات ہے. انٹینگلمنٹ کوانٹم کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے. جو کیوبٹس ہیں ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے سے انٹینگلڈ ہوں. مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج آف انفارمیشن جو ہے وہ انٹینگلمنٹ کو اینڈ نہیں کر دے گی, اس کا کیا جواب ہوگا کہ اس کو نہیں افیکٹ کرے گی؟ ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین واٹ اینڈ واٹ. دیکھیں, کوانٹم کمپیوٹر از دس. یہاں آپ نے اس کو پرابلم فیڈ کیا اور ادھر سے اس کا جواب نکل آیا. تو دی اونلی کمیونیکیشن از دس تھرو دا کوانٹم کمپیوٹر. یہ ان پٹ ڈالا آپ نے, یہ آؤٹ پٹ نکلا. اماد خان کہہ رہے ہیں کہ کین کوانٹم کمپیوٹنگ ریولوشنائز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ اچیو سم سورٹ آف کانشیسنیس اینڈ ول اٹ بیکم اے تھریٹ ٹو مین کائنڈ؟ Well, there are people who believe that. ہاں دیکھیں, صرف کوانٹم کمپیوٹرز نہیں, کلاسیکل کمپیوٹرز, ان کی طاقت جتنی بڑھتی جائے گی اسی حساب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہماری زندگیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آئے گا, مداخلت کرے گا, ہمیں گائیڈ کرے گا یا مس گائیڈ کرے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو گوگل ہمیں بتاتا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہی ہوتا ہے. اٹ از آلریڈی گیسنگ واٹ یو آر گوئنگ ٹو آسک. تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا آنے والے وقتوں میں. کوانٹم کمپیوٹرز اگرچہ ان کے الگورتھمز اب تک نہیں بنے, لیکن ان کی جو صلاحیت ہے وہ کلاسیکل کمپیوٹر سے کہیں زیادہ ہے. تو مختصر یہ کہ یس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس از گوئنگ ٹو میسیولی انکریز ان پاور, اور یہ انسان کے اوپر ہے کہ اگر وہ اسے غلط طور پر استعمال کرتا ہے تو ہاں یہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے, ہو سکتا ہے. یہی تھے کوسچن آن لائن.
Anyone else? ठीक, we are done. Thank you.